जमीयत उलेमा ए हिंद का आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उनके घरों पर, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ऐसा करके बीजेपी की सरकारें मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही हैं। इन आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल की आलोचना करते हुए इस पर 3 बड़ी बातें कही हैं जो पूरे देश को आज सुननी चाहिए। पहली बात, किसी भी आरोपी की संपत्ति और उसके मकान पर बुलडोजर चलाना अवैध है और अगर कोई दोषी है भी तब भी ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरा, किसी व्यक्ति के अपराध के लिए उसके पिता और उसके परिवार की संपत्ति और मकान पर बुलडोजर चलाना भी अवैध है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि वो इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय सुनने के बाद एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करेगा जिनमें यह बताया जाएगा कि कोई भी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल कब और किन परिस्थितियों में कर सकती है। यानी अब यह स्पष्ट किया जाएगा कि बुलडोजर कहां चल सकता है और कहां नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामलों में बुलडोजर बिल्कुल चलाया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों में आरोपियों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष अदालत में रखा और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई का आपराधिक मामलों से वैसे भी कोई संबंध नहीं है और किसी भी संपत्ति और मकान पर बुलडोजर तभी चलाया जाता है जब उसका निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके किया गया हो। इसलिए सरकार ने आज स्पष्ट किया कि हम किसी अपराध की सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जहां अतिक्रमण किया गया होता है उसे हटाने के लिए ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, बुलडोजर चलाने से अपराधियों में सरकार का खौफ पैदा हुआ है और अपराधी ये सोचकर डरने लगे कि अगर उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, कोई अपराध किया, तो इससे उन्हें और उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा और उनके पूरे परिवार की संपत्ति और मकान पर सरकार बुलडोजर चलाकर उसे गिरा देगी। तो पहला, कानून का डर जो है वो इससे स्थापित हुआ, इससे कानून का इकबाल स्थापित हुआ, जिससे समाज में लोगों को एहसास हुआ कि अपराधियों में सरकार, पुलिस और कानून का डर है और कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं है। इससे पहले अपराधी सोचते थे कि अदालतों में तो फैसला आने में वर्षों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे और 10-20 साल तक तो उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन बुलडोजर के जरिए ये जो इंस्टेंट कार्रवाई होती थी उससे अपराधियों में एक डर पैदा हुआ और उन्हें यह लगा कि उनके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इससे लोगों में यह संदेश गया कि अब अपराधियों को उनके किए की सजा तुरंत मिल रही है और बुलडोजर से न्याय फटाफट चुटकियों में हो रहा है, जैसा मैंने आपको कहा। और तीसरा, इससे लोगों में सामाजिक अपमान का डर भी पैदा हुआ और बहुत सारे मामलों में अपराध अपने आप कम होने लगे। ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं, बाहुबली हैं, जो सोचते थे कि उन पर कानून लागू नहीं होता, उन्हें समाज में अपमान झेलना पड़ा और पूरी दुनिया ने देखा कि उनके घरों के साथ, उनकी संपत्तियों के साथ क्या हुआ। तो सार्वजनिक रूप से भी इन अपराधियों का अपमान हुआ। लेकिन यह भी आरोप लगे कि कुछ राज्यों में इस बुलडोजर वाले न्याय का दुरुपयोग हुआ और सरकारों ने ऐसे आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलवा दिया जो असल में निर्दोष थे। बहराइच की सीमा नेपाल से लगती है और यह वही जिला है जहां घाघरा नदी के आसपास काफी संख्या में भेड़िए रहते हैं। लेकिन वन विभाग का कहना है कि अभी जो भेड़िए इंसानों को मार रहे हैं वो एक खास गुट का हिस्सा है, जिनमें कुल 6 भेड़िए हैं और इनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी के 2 भेड़ियों की तलाश के लिए अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये भेड़िए रात को 8 बजे से देर रात 2 बजे के बीच हमला करते हैं और इनके निशाने पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, यानी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ये उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल बहराइच के कुल 35 गांवों और कस्बों के 70,000 लोग इन भेड़ियों के कारण बहुत डर के साए में जी रहे हैं, खौफ में हैं और अभी हर 2 से 3 दिन में भेड़ियों का एक बड़ा हमला बहराइच के इन गांवों में हो रहा है। किसी भी गांव में ऐसा हमला हो सकता है। वन विभाग का कहना है कि वो अलग अलग तरीकों से इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनमें बच्चों के खेलने वाली चमकीले रंग की गुड़ियों का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो गुड़ियों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है भेड़ियों को पकड़ने के लिए? असल में इन गुड़ियों को
बच्चों के यूरिन में भिगोकर रखा जाता है ताकि इनकी दुर्गंध से भेड़ियों को एक निर्धारित स्थान पर लाया जा सके और वहां इन्हें पकड़कर पिंजरे में कैद किया जा सके। तो जैसे ही भेड़ियों को ये दुर्गंध आएगी, भेड़ियों को लगेगा कि यहां आसपास कोई इंसान है, कोई बच्चा है, और जब वो उस गुड़िया को देखेंगे वहां पर, उन्हें लगेगा कि ये कोई बच्चा है और फिर वो उसे उठाने के लिए वहां आएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं कोई हिंदी फिल्म की कहानी आपको सुना रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। और जब अंग्रेज और साहूकार गरीबों का खून चूसा करते थे तो उन्हें हमारे देश के लोग अक्सर भेड़िया कहकर बुलाते थे, और मौका देखकर किसी का बुरा करने वाले को भी हमारे समाज में अक्सर एक भेड़िया मान लिया जाता था, भेड़िए के रूप में इंसान मान लिया जाता था। उस समय इंसान के रूप में भेड़िया मान लिया जाता था, और उस समय भारत में कई भेड़ियों को मारा गया, और भेड़ियों ने भी इंसानों को मारकर बार बार अपना बदला लिया। और हमारे देश में भेड़ियों को लेकर हमेशा से एक कौतूहल रहा है, और आपको याद होगा हाल ही में इन पर एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम ही था भेड़िया। और अब एक बार फिर से ये भेड़िए इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं और 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जान ले रहे हैं। बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह गिरफ्तारी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में नहीं हुई है, बल्कि यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। और ये वही पूर्व प्रिंसिपल हैं जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले को दबाने की कोशिश की, और जिन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए चिट्ठी भी लिखती थी। एक और बड़ी खबर यह है आपके लिए आज कि कोलकाता के मामले में आरोपी संजय रॉय ने यह दावा किया है कि 8 और 9 अगस्त की रात को वो आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में तो जरूर गया था, लेकिन उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या नहीं की है। संजय रॉय का कहना है कि उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने से पहले ही इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या हो चुकी थी, और जब वो सेमिनार हॉल में आया तब वो वहां इस महिला डॉक्टर का शव देखकर बहुत डर गया था, और क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और कहीं लोग उसे ना फंसा दें और उसी को दोषी मानकर पुलिस कहीं गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए वो वहां से भागकर कोलकाता पुलिस के एक बैरक में जाकर छिप गया। इस दावे के बाद यह मामला अब इन 2 बातों पर आकर रुक जाएगा। पहली बात यह कि संजय रॉय जो कह रहा है वो सही है और इस घटना को शायद किसी और ने अंजाम दिया है। यानी संजय रॉय अगर ये कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तब महिला डॉक्टर का मर्डर हो चुका था तब तक, और उसने उस महिला डॉक्टर की लाश को देखा और वो वहां से भाग गया, और इसलिए उसने पुलिस को नहीं बताया क्योंकि उसे यह डर था कि शायद उसका पूरा दोष इस पर ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सच बात है, इसका मतलब है कि यह हत्या और मर्डर शायद किसी और ने किया हो। और दूसरी बात यह भी हो सकता है कि संजय रॉय अब कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर बचने की कोशिश कर रहा है, और वही तरीका अपना रहा है जो लगभग हर अपराधी अपनाता है, और वो है अपने जुर्म को कभी स्वीकार ना करना, और जब ऐसा होता है तो ऐसे मामलों में जांच और भी ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो 3 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार के खिलाफ एक नए कानून को पेश करेगी, जिसमें दोषी को सिर्फ 10 दिन के अंदर फांसी की सजा देने का प्रावधान होगा। 10 दिन में फांसी। जबकि कड़वा सच यह है कि ममता बनर्जी की ही इसी सरकार में कोलकाता की इसी घटना में सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में कोलकाता की पुलिस ने 18 घंटे का समय लगा दिया। कहां ममता बनर्जी ये कह रही हैं 10 दिन में फांसी की सजा हो जाएगी, और कहां सिर्फ 18 घंटे का समय तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में ले रही है। हमारी सरकारें सोचती हैं कि अगर बलात्कार के मामलों में फांसी की सख्त सजा का प्रावधान हो तो ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी, जबकि सच ये है कि जब रेप के मामलों में कानून सख्त कर दिए जाते हैं, जो सजा है उसे बहुत सख्त कर दिया जाता है, तब पुलिस से बचने के लिए अपराधी रेप के बाद पीड़ित की हत्या करने लगते हैं, और ऐसा कड़े कानूनों की वजह से होता है। और आज कुछ आंकड़े में लेकर आया हूं जिनसे आप समझ पाएंगे। तो अभी देखिए, हाल ही में ऐसे घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है जहां पर आरोपी पीड़िता की हत्या कर देता है बलात्कार के बाद, ताकि वो बलात्कार के बाद जिंदा ही ना रहे
और ना तो शिकायत कर पाएगी और ना ही अपने मुंह से कुछ किसी को बता पाएगी और सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। वर्ष 2017 से 2022 के बीच हमारे देश में रेप या गैंग रेप के बाद मर्डर की 1551 घटनाएं हुई हैं। तो रेप और मर्डर यानी जिसमें पहले रेप किया गया महिला का और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसे 1551 मामले हुए हैं और हर 5 दिन में एक महिला का रेप या गैंग रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद इनमें से सिर्फ 20% मामले में ही अदालत का फैसला आया और बाकी के 80% मामले या तो आज भी निचली अदालतों में इंसाफ के लिए लंबित हैं या उन्हें पुलिस ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पीड़ित महिला जीवित नहीं होती तो पुलिस के लिए सबूत जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अब देखिए और आंकड़े देखिए आप, ऐसे 32 से 49% मामलों में पुलिस अब भी अपनी जांच को पूरा नहीं कर पाई और जिन 20% मामलों में अदालतों ने अपना फैसला सुनाया भी, उनमें 108 मामलों में आरोपी सबूतों के अभाव में रिहा हो चुके हैं। और ये आंकड़े उन मामलों के हैं जिनमें रेप या गैंग रेप के बाद पीड़ित महिला की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि जब अपराधी रेप पीड़ित महिलाओं की हत्या कर देते हैं तो इसका एक कारण यह होता है कि वो पुलिस से बचने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए रेप के मामलों में कड़े कानूनों से ज्यादा जरूरी है कि सरकार न्यायिक व्यवस्था की गति को बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा पीड़ित महिलाओं को अदालत से इंसाफ मिलता रहे। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए भारत से बाहर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैन लगा दिया गया है और ब्राजील के लोग अब एक्स को मिस क्यों कर रहे हैं। यह बैन ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज के आदेश के बाद लगाया गया है। अब ब्राजील में एक्स का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अगर कोई वीपीएन के जरिए भी इसका इस्तेमाल करेगा तो उस पर हर रोज करीब 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्राजील में फेक न्यूज फैलाने और फ्री स्पीच के नाम पर ब्राजील के लोकतंत्र को कमजोर करने और तख्ता पलट की कोशिश करने का आरोप लगा है। अब आपको बताते हैं कि एक्स पर यह बैन लगा क्यों। अक्टूबर 2022 में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो चुनाव हार गए थे, जिसके बाद जनवरी 2023 में लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने, ये नए राष्ट्रपति बने। लेकिन बोल्सोनारो के समर्थकों ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए वहां की संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया। वहां जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से बोल्सोनारो पर वर्ष 2030 तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वो 2030 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद से उनके समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार चुनावों में धांधली के आरोप लगा रहे हैं और लोगों के मन में ब्राजील के लोकतंत्र को लेकर, वहां के चुनावी व्यवस्था को लेकर, वहां के चुनाव के नतीजों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है जो ब्राजील में लोकतंत्र को कमजोर करता है। इस साल की शुरुआत में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक्स देश विरोधी कंटेंट को हटाए और ऐसा करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करे। इनमें पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के कुछ समर्थकों के अकाउंट्स भी शामिल थे, जिनके बारे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें ब्लॉक करिए। लेकिन एक्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इलॉन मस्क ने सुप्रीम कोर्ट के उस जज के ही खिलाफ एक्स पर एक बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का यह जज असल में जज के भेष में एक अपराधी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलॉन मस्क की कंपनी को 24 घंटे के अंदर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन एक्स ने यह करने से भी इनकार कर दिया। जिसके बाद ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया और एक्स पर करीब 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। ब्राजील की आबादी 21.5 करोड़ है और इसमें से 2 करोड़ लोग एक्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्राजील एक्स के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए एक्स के लिए भी यह बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इलॉन मस्क के इस रवैये के बाद इतने बड़े बाजार से एक्स को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे एक्स को बहुत नुकसान होगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से अब तक 49 हिंदू टीचर्स और प्रोफेसर्स को
अलग अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा चुका है। सोचिए, बांग्लादेश ये सारे हिंदू टीचर्स सिर्फ इसलिए बांग्लादेश में बेरोजगार हो गए क्योंकि ये हिंदू हैं और इन्हें अब वहां चुन चुन कर जो है वहां से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के इन हिंदुओं की फ्री स्पीच के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। आपको अपनी उस मुहिम के बारे में बताएंगे जिसने लोगों को अवैध ई रिक्शा और उससे हो रही परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाने का एक मंच दिया, एक माध्यम दिया, और जिसने पुलिस प्रशासन को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया है। हमारी इस मुहिम के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अवैध ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और पहली बार दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे 100 से ज्यादा ई रिक्शाओं को बुलडोजर से नष्ट किया गया। ये ऐसे ई रिक्शा थे जिन्हें या तो जुगाड़ से बनाया गया था या जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी थी, और कुछ ई रिक्शा ऐसे भी थे जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, यानी जिन्हें चलाने की अधिकतम समय अवधि या तो पूरी हो चुकी थी, ये फिर भी सड़क पर चल रहे थे, और बहुत सारे तो ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस ही नहीं था, और ये सब लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे थे, जो बहुत खतरनाक बात है। हमारी इस मुहिम के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और ऐसे कई ई रिक्शाज उन्होंने जब्त किए। इन्हें क्रश करके जो है इन्हें नष्ट किया गया ताकि इनका दोबारा से इस्तेमाल ना हो। हम आपके कहने पर लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं जिनसे हमारी जो व्यवस्था है उसकी सफाई हो सके, और जब इस तरह का नतीजा हमारी मुहिम के बाद आता है तो हमें भी बहुत संतोष मिलता है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी दिल्ली अवैध ई रिक्शाओं के अतिक्रमण से आज भी बहुत संघर्ष कर रही है, और ई रिक्शा से होने वाली परेशानियों को लेकर हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें चिट्ठी लिखी। हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों और चौराहों पर जाकर ये ग्राउंड रिपोर्ट आज तैयार की है और देखा कि ई रिक्शाओं की वजह से स्थिति जो है दिल्ली की कितनी गंभीर होती जा रही है। आप जरा देखिए।